हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके AIS स्टेटमेंट में रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस डिस्प्ले हो रही हैं तो उसको आपको करेक्ट कैसे करना है, कब तक वो करेक्ट हो जाती हैं और आपको अपनी ITR को कब फाइल करना होगा। आप करेक्शन करने के बाद ITR फाइल कर सकते हैं या फिर आपको वेट करना है और AIS में इन्फॉर्मेशंस को अपडेट हो जाने के बाद ही अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना है। तो ये सारी बातें आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ITR फाइलिंग स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले अपने 26AS फॉर्म को डाउनलोड करना है और अपने AIS स्टेटमेंट या फिर TIS को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। TIS स्टेटमेंट आपकी समरी स्टेटमेंट है जबकि AIS आपका डिटेल फॉर्म है। इन्फॉर्मेशन दोनों में सेम रहती है। तो आपको 26AS को डाउनलोड कर लेना है और अपने TIS स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लेना है। 26AS स्टेटमेंट में हमें सिर्फ वही एंट्रीज मिलती हैं जिस पर कि TDS डिडक्ट हुआ है, लेकिन टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी या फिर TIS में हमें आपकी सारी इनकम्स मिलती हैं कि कहाँ कहाँ से आपकी कौन कौन सी इनकम जनरेट हो रही है, आपको रिसीव हो रही है, भले ही उस पर TDS डिडक्ट होता हो या ना होता हो। तो इनकम तो आपको सारी अपने ITR फॉर्म में दिखानी है। आपको 26AS से अपनी इनकम्स को नहीं लेना है, आपको TIS स्टेटमेंट से अपनी इनकम्स को लेना है और उसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा ITR फॉर्म फाइल करना है। अगर आपके TIS स्टेटमेंट में सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ वर्ड आ रहा है तो आपको ITR 2 फाइल करनी है, और अगर बिजनेस रिसीट्स वर्ड आ रहा है साथ में सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ भी हैं तो फिर आप ITR 3 फाइल करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक AIS स्टेटमेंट ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पर सैलरी तो लगभग सबकी सही डिस्प्ले होती है जो कि आपके फॉर्म 16 से यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है। डिविडेंड का अमाउंट यहाँ पर कम ही डिस्प्ले होता है, जबकि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक करेंगे तो आपके पास कंपैरेटिवली ज़्यादा डिविडेंड आया होगा। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक ये भी लगभग सही ही होता है, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ में यहाँ पर कभी भी करेक्ट अमाउंट डिस्प्ले नहीं होता है। अगर आप अपनी शेयर्स की स्टेटमेंट से चेक करेंगे तो यहाँ पर जो आपको टर्नओवर डिस्प्ले हो रहा है वो हमेशा कम ही डिस्प्ले होता है, जबकि आप डीमैट अकाउंट से अपना जो स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे उसमें आपको टर्नओवर ज़्यादा दिखेगा। तो आपको जो फाइलिंग करनी है उसमें आप यहाँ वाली वैल्यू नहीं दिखाएंगे, आप अपने शेयर्स का स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जो टर्नओवर है, जो परचेज़ है, वो आपको दिखानी है। ITR फाइलिंग के टाइम पर आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी आपकी इनकम्स डिस्प्ले हो रही हैं उससे कम इनकम अगर आपने रिपोर्ट कर दी तो आपको डिफेक्टिव का नोटिस आ जाएगा। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा इनकम रिपोर्ट करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको डिफेक्टिव का नोटिस कभी नहीं आएगा। अब जिन भी लोगों को डिफेक्टिव का नोटिस आता है वो मेनली इसी वजह से आता है कि वो इनकम को कम रिपोर्ट कर देते हैं। जैसे कि जो सैलरी यहाँ पे रिपोर्ट हो रही है इतनी सैलरी वो रिपोर्ट नहीं करते हैं, इससे कम रिपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से डिफेक्टिव का नोटिस आता है। या फिर बिजनेस रिसीट्स दिख रही हैं तो बिजनेस रिसीट्स को अपनी ITR में नहीं दिखाते हैं, सिर्फ सैलरी की ITR फाइल कर देते हैं। तो हमेशा आपको ITR फाइलिंग के टाइम पर अपने TIS स्टेटमेंट को बेस बनाना है कि आपको कौन सी ITR फॉर्म का सिलेक्शन करना है। तो चलिए यहाँ पर केस ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो हमारी बिजनेस रिसीट्स हैं ये हमारी नहीं है और यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रही हैं। तो हमें इसके लिए फीडबैक कैसे सबमिट करना है कि ये बिजनेस रिसीट्स हमारी नहीं है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर फीडबैक सबमिट नहीं किया और अपनी ITR को फाइल कर दिया और उसमें आप बिजनेस रिसीट्स को नहीं दिखाएंगे तो आपकी ITR कभी भी प्रोसेस नहीं हो पाएगी, वो हमेशा डिफेक्टिव ही रहेगी। इसीलिए आपको फीडबैक सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर गलत डिस्प्ले हो रही है या फिर आपकी जो एक्चुअल इनकम है वो कम है लेकिन यहाँ पर ज़्यादा डिस्प्ले हो रही है, अगर आप ज़्यादा इनकम को अपनी ITR में दिखा देंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पर फीडबैक सबमिट करें और डिपार्टमेंट को बताएं कि ये इनकम आपकी नहीं है। फीडबैक सबमिट करने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रॉन्ग है आपको वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर दोबारा क्लिक करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 बार क्लिक करने पर हम सीधा TIS से AIS स्टेटमेंट पर पहुंच गए हैं। ये आपकी AIS स्टेटमेंट है जो कि डिटेल्ड फॉर्म में होती है। SFT इन्फॉर्मेशन, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिमांड एंड रिफंड और अदर इन्फॉर्मेशन। दोबारा से हम यहाँ पर बिजनेस रिसीट्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर और डिटेल फॉर्म में ओपन हो गया है कि कहाँ कहाँ से बिजनेस रिसीट्स आ रही हैं और क्वार्टर वाइज भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर डबल इन्फॉर्मेशन भी डिस्प्ले हो जाती है और ये ज़्यादातर उस केस में होता है जबकि आपने ड्यूरिंग द ईयर FDs बनवाई और FDs को तुड़वा कर आपने दूसरी FDs बनवाई।
एफडी तो आपकी वही है, आपने ड्यूरिंग द ईयर उसको तुड़वाया और दूसरी जगह दूसरे बैंक में भरवा दी, लेकिन यहाँ पर एफडीज़ का अमाउंट डबल हो जाता है और यहाँ पर डबल अमाउंट एफडी का डिस्प्ले होने लगता है। उस केस में भी आपको फीडबैक सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि यहाँ पर ये डिटेल इन्फॉर्मेशन ओपन हो गई बिजनेस रिसीट्स की, यहाँ पर हम एंड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फीडबैक का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पर ऑप्शनल लिखा हुआ है क्योंकि आपके पास ऑप्शन है फीडबैक सबमिट करने का। अगर ये इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है तभी आप यहाँ पे फीडबैक सबमिट करेंगे, अगर करेक्ट है तो ऑप्शनल है कि आप सबमिट करें, येस करें या नो करें, वो ऑप्शनल है। अब जैसे ही हम यहाँ ऑप्शनल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फीडबैक टाइप आता है यहाँ पे। अब यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है कि हम यहाँ पे क्या फीडबैक देना चाहते हैं। इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट, करेक्ट के लिए आपको यहाँ पर कोई भी फीडबैक देने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वर्ड ऑप्शनल लिखा हुआ है। इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो फीडबैक देने की ज़रूरत नहीं है। रिसीट इन द नेचर ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, रिसीट इज़ नॉट टैक्सेबल, रिसीट इन द नेचर ऑफ रिफंडेबल सिक्योरिटी, इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट फुली करेक्ट, इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पैन। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जो भी आपके केस में रेलेवेंट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर है इन्फॉर्मेशन इज़ डुप्लीकेट और इंक्लूडेड इन अनदर इन्फॉर्मेशन। अगर ये इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट है, जो आपकी बिजनेस रिसीट्स दिख रही हैं वो यहाँ पर डबल दिख रही हैं, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और इंक्लूडेड इन अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका फीडबैक सबमिट हो जाएगा। इसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि आपने जॉइंट एफडी बनवाई हुई है जिसमें कि वाइफ भी सेकंड नेम में है, तो एफडी वाइफ में भी डिस्प्ले होने लगती है और फर्स्ट नेम में भी डिस्प्ले होती है। उस केस में आप यहाँ पे फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पैन, जो भी फर्स्ट नेम होल्डर है उसके टीआईएस में एफडी का अमाउंट डिस्प्ले होना चाहिए। जो सेकेंड होल्डर है वो यहाँ पर ये फीडबैक सबमिट कर सकता है। इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पैन, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर है सेलेक्ट अदर पर्सन, किस अदर पर्सन की आप बात कर रहे हैं। सेल्फ अदर पर्सन, एंटर पैन नंबर, जो भी फर्स्ट होल्डर है उसका पैन यहाँ पे दे सकते हैं। फिर है रिलेशनशिप, उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, सन है, डॉटर है, हस्बैंड है। ये सारी इन्फॉर्मेशंस देकर आपको नीचे फीडबैक सबमिट कर देना है। यहाँ पर सबमिट का बटन हाईलाइट हो जाएगा और आप फीडबैक सबमिट कर देंगे। और इसके बाद में लास्ट एक ऑप्शन ये भी है, इन्फॉर्मेशन इज़ डिनाइड। अगर ये टोटली आपकी इनकम नहीं है, किसी और के पैन की इन्फॉर्मेशन आपके पैन में डिस्प्ले हो रही है, तो आप इन्फॉर्मेशन इज़ डिनाइड पर क्लिक करके इन्फॉर्मेशन को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड पर क्लिक किया और नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपका फीडबैक सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर फीडबैक सबमिट करना है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के लिए। अब आपको अपनी आईटीआर को कब फाइल करना है। एआईएस में इन्फॉर्मेशन को अपडेट होने में 1-2 दिन का टाइम लग जाता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 6-7 दिन का टाइम भी यहाँ पर लग जाता है। अगर आपके पास आईटीआर फाइलिंग के लिए टाइम है तो आप 6-7 दिन वेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर रेगुलरली चेक कर सकते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन अभी अपडेट हुई है या नहीं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप अपनी आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं तो आप तुरंत भी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। पहले आपको फीडबैक सबमिट करना है, उसके बाद आप आईटीआर को फाइल करेंगे। इन केस आपके एआईएस में इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हो पाती है और आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो जाती है तो आप थोड़े दिन का वेट कर सकते हैं आईटीआर को रिवाइज करने के लिए। जैसे ही एआईएस में इंफॉर्मेशन अपडेट होती है आप आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आईटीआर प्रोसेसिंग से पहले ही आपकी इन्फॉर्मेशन एआईएस में अपडेट हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली आपकी आईटीआर को प्रोसेस कर देगा। लेकिन आपको ये फीडबैक आईटीआर फाइलिंग से पहले ही सबमिट करना है। अगर आप बाद में सबमिट करेंगे तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो जाएगी अगर आपने आईटीआर में वो इनकम नहीं दिखाई है जो कि यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। अपनी आईटीआर को आप 31 जुलाई के पहले फाइल कर दें, उसके बाद आप उसे कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हैं। 31 दिसंबर तक का टाइम होता है हमारे पास आईटीआर को रिवाइज करने के लिए। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है आप आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं और रिवाइज करने पर यहाँ पर ना ही कोई लेट फीस लगती है और ना ही कोई पेनल्टी लगती है। लेकिन अगर आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस नहीं है और आप डर के मारे अपनी आईटीआर को फाइल नहीं करते हैं कि आपको नोटिस वगैरह आ जाएगा, तो अगर आप 31 जुलाई के बाद अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे तो आपको लेट फीस देनी पड़ जाएगी जो कि 5,000 रुपये है अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा की है। इसलिए अगर आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस नहीं है या फिर आपका एआईएस कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है तो आपको अपनी आईटीआर को होल्ड करके नहीं रखना है, आपको फाइलिंग कर देनी है, बाद में आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। सो आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आप हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।